हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। वीडियो क्लास में आपका फिर से स्वागत है। हमारा अध्याय 2 जीव जगत का वर्गीकरण चल रहा है। आज इसका हम भाग 2 पढ़ने वाले हैं। लास्ट वीडियो क्लास में हमारी हेडिंग वर्गीकरण का इतिहास चल रही थी, ठीक है, जिसमें से हमने दो वैज्ञानिकों को जो वर्गीकरण प्रणाली है उसको देख लिया था। जैसे पहले जो वर्गीकरण प्रणाली थी वो अरस्तु ने दी थी, ठीक है। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने जितने भी जंतु हैं उन्हें 2 भागों में बांट दिया था, आरबीसी जिसमें पाई जाती है और आरबीसी जिसमें नहीं पाई जाती, ठीक है। लाल रुधिर कणिकाएं, वे जीव जिसमें लाल रुधिर कणिकाएं पाई जाती हैं उनको एक ग्रुप में रख दिया था, और लाल रुधिर कणिकाएं जिनको नहीं पाई जाती उनको एक दूसरे वर्ग में रख दिया था, ठीक है। और उन्होंने पादप को 3 भागों में बांट दिया था, शाक, झाड़ी और वृक्ष में। दूसरी जो वर्गीकरण प्रणाली दी थी वो 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यानी 2 जगत वर्गीकरण प्रणाली थी, जिसको कैरोलस लिनियस ने दिया था, ठीक है। इन दोनों ही पद्धति में, इन दोनों ही प्रणाली में बहुत सारी कमियां पाई गई थी, ठीक है। इन कमियों को दूर करते हुए 1866 में, ठीक है, इन कमियों को दूर करते हुए 1866 में जे हॉक तथा अर्नेस्ट हैकल ने 3 जगत वर्गीकरण प्रणाली दी, ठीक है। तीसरा हम देखेंगे 3 जगत वर्गीकरण प्रणाली, ठीक है। 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। इसको किसने दिया था? जे हॉक तथा अर्नेस्ट हैकल ने, ठीक है। किसने दिया था इसको? 1866 में 1866 में जे हॉग तथा अर्नेस्ट हैकल, ठीक है। उन्होंने कौन सी प्रणाली दी थी? 3 जगत वर्गीकरण प्रणाली, ठीक है। ये कहते हैं इस समय जो सूक्ष्म जीव हैं उनके बारे में काफ़ी जानकारी हमें प्राप्त हो चुकी थी, ठीक है। इनकी मतलब 20वीं सदी के मध्य में आते आते हमें कहते हैं सूक्ष्म जीवों के बारे में काफ़ी जानकारी प्राप्त हो चुकी थी। तो उन दोनों प्रणालियों की कमियों को दूर करते हुए जे हॉक तथा अर्नेस्ट हैकल ने, ठीक, एक तीसरी जगत प्रोटोकिटिस्टा, ठीक है, एक तीसरे जगत किसका कहते हैं दिया? प्रोटोकिटिस्टा का सृजन किया, ठीक है। उन्होंने तीसरे जगत किसका सृजन किया? प्रोटोकिटिस्टा। इसमें जितने भी एक कोष के जीव थे, ठीक है, एक कोष के जीव हम किसे कहते हैं? जो अपना जो सारा जो जीवन है वो एक कोश का में ही अपना सारा जीवन व्यतीत करते हैं। हम सब क्या है? बहुकोशिकीय, क्योंकि जो हमारा जो शरीर है वो क्या नाम है, हमारे शरीर में बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती हैं, ठीक है। तो हम सब क्या है? बहुकोशिकीय हैं। लेकिन उन्होंने एक अलग से एक जगत बनाया जिसका नाम क्या रखा गया? प्रोटोकिटिस्टा। और उसमें उन सारे जीवों को रखा गया जो एक कोशिकीय जीव थे, जो अपना सारा जीवन एक कोशिका में ही व्यतीत कर देते हैं। जैसे हमारे हो गए प्रोटोजोआ, जितने भी प्रोटोजोआ हैं, नीले हरे शैवाल, जीवाणु, इन सबको जगह दी गई, ठीक है। तो हमारे जो 3 जगत प्रणाली के जो 3 जगत हुए, कौन सा हो गया? प्रोटोकिटिस्टा, ठीक है, ये पहला जगत था। दूसरा जंतु, पादप लिख देते हैं पहले, एंड तीसरा जंतु, ठीक है।
तो ये 3 जगत प्रणाली के 3 जगत कौन से थे? पहला था प्रोटोक्टिस्टा, जिसमें सारे एक कोष के जीवों को रखा गया, जितने भी एक कोष के जीव थे उन सबको रखा गया। पादप में सारे पादप को रखा गया और जंतु जगत में सारे जंतुओं को रखा गया। ठीक है, इसके बाद भी 3 जगत प्रणाली में कमियां पाई गई। ठीक है, ऐसा बहुत सी चीज़ें थी जिसके बारे में कहते हैं अर्नेस्ट हैकेल और जे हॉक विस्तार से नहीं बता पाए। ठीक है, तो इन कमियों को दूर करते हुए इन कमियों को दूर करते हुए 1969 में R.H. विटेकर ने जितने भी जीव हैं, मतलब जितने भी पृथ्वी में पाए जाने वाले सारे जीवों को 5 जगतों में विभाजित कर दिया। ठीक है, और इन्होंने क्या किया, जितने भी कवक हैं उन्होंने कवकों को पादपों से अलग कर दिया। अभी तक जितने भी कहते वैज्ञानिक थे वो क्या करते थे, कवक मतलब जितने भी पादप थे उन सबको एक ही वर्ग में पादप में रख देते थे। ठीक है, लेकिन R.H. विटेकर ने कवकों को पादप से अलग कर दिया। ठीक है, तो R.H. विटेकर ने कौन सी प्रणाली दी? 5 जगत प्रणाली। ठीक है, 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली। ठीक, 5 किंगडम, 5 किंगडम, सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, इसे किसने दिया था? R.H. विटेकर ने। ठीक, इन्होंने उन सारी जितनी भी प्रणालियां अब तक दी गई थी उन सारी कमियों को दूर करते हुए सारी जीव जगत को 5 जगतों में बांट दिया। ठीक है, कवकों को पादपों से अलग कर दिया। कवक के बारे में मैंने आपको एक अलग वीडियो में बता दिया था। अगर जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी, जिसे कवक नहीं समझ में आ रहा है कि कवक क्या चीज़ है, तो वो मेरा वीडियो जाकर कहते प्लेलिस्ट में होगी, वहां से जाकर आप उसे देख सकते हैं। तो जितने भी कवक हैं उनको उन्होंने पादप से अलग कर दिया गया। ठीक है, तो ये 5 जगत कौन कौन से थे? तो 5 जगत थे मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु। ठीक है, उन्होंने जितने जीव जगत को सारे जीव जगत को 5 जगतों में बांट दिया। मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप, जंतु। यही वर्गीकरण प्रणाली आज भी मान्य है, मतलब ये सर्वमान्य है। ये जब से R.H. विटेकर ने दिया उसके बाद से आज तक यही प्रणाली आपकी मान्य है। ठीक है, और ये सर्वमान्य है, ये हर जगह इसी को माना जाता है। इसी के आधार पर ठीक है जितने भी जो जीव हैं उन्हें अलग अलग वर्गों में रखा जाता है। ठीक है, तो जो R.H. विटेकर हैं उन्होंने कहते हैं किस आधार पर जो अपने कहते हैं जीवों को वर्गीकरण किया, तो उन्होंने कोश की संरचना को देखा। ठीक है, कोशिका की संरचना को देखा कि कौन कौन से जीवों की जो कोशिका संरचना है वो प्रोकैरियोटिक हैं, वो यूकैरियोटिक हैं। ठीक है, उन्होंने शरीर की संरचना देखी कि उनका जो शरीर है वो एक कोशिकीय है या बहुकोशिकीय है। ठीक, और उन्होंने देखा कि उनका पोषण विधि, मतलब उनका जो पोषण वो किस प्रकार से भोजन ग्रहण करते हैं। तो ये जो कुछ लक्षण हैं जिन्हें आधार बनाकर R.H. विटेकर ने जीवों को अलग अलग वर्गों में रखा। ठीक है, अब मैं आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक बोल रही हूँ। तो प्रोकैरियोटिक जो हमारी कोशिका होती है वो 2 प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक होती है और दूसरी यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक ठीक है, प्रोकैरियोटिक इसके नाम से ही आपको
पता चल रहा है। प्रो मतलब पुराना, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं वे कोशिकाएं थी जो बहुत पुरानी थी। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं पहले के मोबाइल में और आज के मोबाइल में, ठीक है। तो जो पहले के मोबाइल थे तो आपको उसमें बहुत कम फंक्शन मिलते थे, बस छोटा सा मोबाइल होता था, छोटी सी स्क्रीन होती थी, बटन होते थे, उसमें ज़्यादा हम कोई फंक्शन नहीं चला पाते थे, बस कॉल होती थी, मान लो एक दो चीज़ें और हो जाती थी, ठीक है। तो हम अगर कहें तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं वो हमारा पुराना, जैसे हमारा पुराना मोबाइल हो गया, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक जो कोशिकाएं थी वो ज़्यादा विकसित नहीं थी, उनमें ज़्यादा कुछ नहीं पाया जाता था, इनमें केंद्रक कला नहीं होता था, ठीक है। इनमें के आभासी जो केंद्रक है वो नहीं पाया जाता था। कोशिकांगों का मतलब जो कोशिका के अंग हैं वे भी नहीं पाए जाते थे, ठीक है, वो भी नहीं पाए जाते थे। पर जो हमारी यूकैरियोटिक कोशिका है, तो अगर जैसे आज हम कहते हैं आज के हमारे जो टच वाले मोबाइल हैं, ठीक है, मोबाइल एक होता है पर उसमें क्या है, फंक्शन बहुत सारे हैं। तो उसी प्रकार से हमारी यूकैरियोटिक कोशिका है जो आज की कोशिका, इसमें बहुत सारी चीज़ें पाई जाती है। जैसे हमारा केंद्रक कला पाई जाती है, इसमें केंद्रक भी पाया जाता है, कोशिकांग उपस्थित होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की अगर संरचना दिखाऊं तो कुछ इस प्रकार की इनकी संरचना हुआ करती थी। तो ये हमारी प्रोकैरियोटिक कोशिका है जो एकदम से सिंपल, इसमें ठीक है कुछ खास कोशिकांग अंग पाए नहीं जाते थे, कुछ खास कर, ठीक है। इसमें ज़्यादा तो कुछ नहीं पाया, जैसे मैंने आपको बताया एक और एग्जाम्पल, ठीक है। इसका जो कहते हैं इसमें कहते हैं केंद्रक नहीं पाया जाता था, ठीक। इसका जो डीएनए है ऐसे ही कोशिका द्रव्य में ऐसे ही कहीं फैला हुआ होता था, ठीक। यहाँ पर एक संरचना पाई जाती थी जिसको हम, ये इसका डीएनए है, इसे हम मीसोसोम कहते हैं, ठीक। और इसका जो राइबोसोम है ऐसे ही फैला होता था, मतलब इसमें ज़्यादा कोई भी कोशिकांग नहीं पाया जाता, एकदम सिंपल संरचना रहती थी, ठीक है। पर जो हमारी यूकैरियोटिक कोशिका थी वो थोड़ा क्या बहुत विकसित थी। जो हमारी यूकैरियोटिक कोशिका है कि यहाँ पर एक मैं थोड़ा सा आपको स्ट्रक्चर दिखा दे रही हूँ कि आपको समझ में आ जाए कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में फ़र्क क्या है। यहाँ इसमें केंद्रक पाया जाता था जो इसका वास्तविक केंद्रक है, गाल्गी बॉडी, ठीक है, इसके राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ पर एक बड़ा साइटोप्लाज्म, ठीक है। यानी ये सारे क्या है, कोशिका के अंग हैं जो इसमें नहीं पाए जाते थे। डीएनए का ये माइटोकॉन्ड्रिया काम क्या है, कोशिका को एनर्जी देना, ठीक है। तो ये सारे जो पार्ट हैं जो यानी कोशिका के जो अंग हैं वो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाए जाते थे, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते थे। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में सिर्फ डीएनए आपका हो गया, मीसोसोम हो गया, ठीक है, जो कहते हैं श्वसन का काम करता है और यही कहते हैं इस कोशिका को ऊर्जा देने का भी कार्य करता था। तो एकदम सिंपल सी संरचना है। और कहते हैं जो हमारी यूकैरियोटिक कोशिका है वो विकसित कोशिका है, ठीक है। तो हम देखें जो आरएस विटेकर ने किन लक्षणों को आधार में बनाकर वर्गीकरण प्रणाली दी। पहले उन्होंने क्या देखा, कोशिका की संरचना, सबसे पहला जो उन्होंने लक्षण लिया कोशिका की संरचना। उन्होंने देखा कि जो हमारी जो कोशिका जो जीव हैं उनमें जो कोशिका की संरचना है वो किस प्रकार की कोशिका संरचना है। उनमें यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। दूसरा जो लक्षण उन्होंने लिया कोशिकीय संरचना, कोशिकीय संरचना, ठीक, कोशिकीय संरचना, ठीक है, जो हमारे जो शरीर में जो उपस्थित
ठीक है, वो कोशिकाओं की संख्या, ठीक है, जो हमारा जो शरीर है, ठीक है, उसमें ऊपर से कोशिकाओं की संख्या के आधार पर उन्होंने जीवों को दो समूह में बांटा। ठीक है, एक कोशिकीय, दूसरा बहुकोशिकीय। वे जीव जो अपना सारा जीवन एक कोशिका में ही व्यतीत कर देते हैं। ठीक है, और दूसरा बहुकोशिकीय, जैसे हमारा शरीर हो गया, वो क्या है, बहुकोशिकीय कोशिकाओं से बना हुआ है। ठीक है, तीसरा उन्होंने लिया पोषण विधि। उसका की संरचना में उन्होंने क्या देखा, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। ठीक है, कोशिकीय संरचना, जीव एक कोश की या बहुकोश की। तीसरा उन्होंने जो लक्षण लिया वो पोषण विधि लिया, पोषण विधि। ठीक है, पोषण विधि उन्होंने ये देखा कि जीव भोजन स्वयं बनाता है। ठीक है, ठीक, या स्वपोषी है वो, कि वो परपोषी है। ठीक है, स्वपोषी है या वो परपोषी है। अगर वो परपोषी है, स्वपोषी है तो वो अपना भोजन स्वयं बनाएगा। ठीक है ना। अगर वो परपोषी है, ठीक, तो वो अंतःग्रहण मतलब वो खाने को अवशोषित करता है या फिर अंतःग्रहण करता है। ठीक है, अवशोषित या अंतःग्रहण जैसे हम लोग खाना को चबा कर खाते हैं। ठीक है, तो उन्होंने पोषण विधि में देखा जीव स्वपोषी है, परपोषी। अगर वो परपोषी है तो उसमें भी वो किस प्रकार से, उसकी जो पोषण की विधि वो किस प्रकार की, वो भोजन को अवशोषित करता है या अंतःग्रहण, या हम लोग की तरह बाहर से खाने को चबा कर खाता है। ठीक है, तो ये कुछ लक्षण है जिसको आधार बनाकर आर.एच. विटेकर ने 5 जगत प्रणाली दी। ठीक है, हमारे जो 5 जगत थे कौन कौन से थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु। ये हमारे 5 जगत थे। ठीक है, इसी हेडिंग को कंटिन्यू करते हुए हम अगले वीडियो क्लास में मिलते हैं। आज की वीडियो क्लास के लिए इतना ही, क्योंकि अगर मैंने आपको ज़्यादा पढ़ा दिया तो बहुत सा गड़बड़ हो जाएगा, मतलब कुछ समझ में नहीं आएगा, एकदम से हॉट-पॉट सा हो जाएगा। तो बच्चों, आज की वीडियो क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।